आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ 100% सच्ची कहानी है। आपको कहानी पढ़ने के बाद इसकी सच्चाई का इल्म हो जाएगा कि ये वाकया किसके साथ पेश आया। तो सुनिए, आज से 3 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरे शोहर मोहम्मद आसिफ अपना शहर मुजफ्फरगढ़ छोड़कर लाहौर के एक टाउन एरिया में शिफ्ट हुए। लाहौर आने की वजह सिर्फ ये थी कि लाहौर में मेरे शोहर का एक दोस्त रहता था और वो उसके साथ मिलकर एक होटल बनाना चाहते थे। इसलिए मेरे शोहर मुझे और 2 छोटे बच्चों को लेकर आ गए। मेरी एक बेटी थी जिसका नाम समन नूर था और एक बेटा जिसका नाम असफंजार था। बेटी 3 साल की और बेटा 1 साल का था। लाहौर आकर हमने फारूक यानी कि आसिफ के दोस्त के घर के साथ वाला घर किराए पर ले लिया। ये घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था और साथ में एक कोने में वॉशरूम गुस्ल खाना बना हुआ था, जबकि आगे सहन में छोटा सा किचन था। सहन के दरमियान में एक बड़ा और घना सा लसूड़े का दरख्त था। हम मियाँ बीवी दोनों ने मिलकर एक कमरा मेहमानों के लिए सेट किया ताकि आने जाने वाले मेहमान इसमें रह सके, और दूसरा कमरा हमने अपने लिए रखा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। तकरीबन 15-16 दिन के बाद आसिफ ने माशाअल्लाह एक होटल खोल लिया। वो सुबह 7 बजे जाते और दिन को 12 बजे तक घर आ जाते थे। फिर उसके बाद रात को 8 बज जाते। होटल पर सब नए मुलाजिम काम करते थे, इसलिए आसिफ बस चक्कर वगैरह लगाकर वापस आ जाते। मेरे शौहर ज़्यादातर खाना घर में ही खाया करते थे, क्योंकि मुझे शुरू ही से अच्छे अच्छे खाने बनाने का शौक़ था। इसलिए मैं घर के कामों और खाने वगैरह का काम अच्छे से अंजाम देती थी। और मेरे शौहर जब भी खाना खाते खुले दिल से तारीफ करते थे, क्योंकि हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे। लोग हमारी मोहब्बत की मिसाल देते थे। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। इस दिन आसिफ होटल पर चले गए। मैंने सारा काम खत्म किया, बच्चों को नहलाकर कपड़े बदले और छोटे बेटे को दूध का फीडर बनाकर दिया। वो सो गया। मैंने सोचा चलो आज आसिफ की पसंद की चिकन बिरयानी बना दूं। मेरी बेटी भी मेरे साथ किचन में आ गई। मैंने बिरयानी बनानी शुरू की। जब बिरयानी बन गई तो मैंने दम पर रख दी। मेरी बेटी ने कहा, मामा मैंने बिस्किट खाने हैं। मैंने कहा, जाओ बेटा, कमरे में टेबल पर मैंने रखे हैं, उठा लो। ठीक है मामा, वो कहते हुए किचन से निकल गए। तो मैंने मोबाइल उठाया और अपने शोहर को कॉल की और पूछा, घर किस टाइम आएंगे? बस 20 मिनट सब्र करो, आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन बंद किया और जल्दी जल्दी रायता बनाने लगी। रायता बनाकर मैंने अभी रखा ही था कि मुझे किचन से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई औरत मेरे कमरे के पीछे बैठी कुछ पका रही हो। मैंने घबराकर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने आराम से गैस बंद किया और चूल्हे से बिरयानी उतार दी। फिर वही आवाज़ टिप 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 आनी शुरू हो गई। मैंने घबराते हुए एक बार फिर देखा, मगर वहाँ कोई न था। मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। अगर यहाँ कोई नहीं तो फिर आवाज़ कैसी है? अभी मैं खौफ के मारे थर थर काँप रही थी और सोच रही थी किस तरह किचन से बाहर जाऊं, मगर मेरे कदम जैसे जम गए थे। इतने में ऐसे मालूम हुआ जैसे 2 औरतें आपस में सरगोशी कर रही हों। फिर तो न जाने कैसे मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैं भागकर किचन से बाहर निकली और भागते हुए सीधी अपने कमरे में गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और पसीने से मेरा जिस्म तर हो चुका था।
मैं इतनी डर गई थी कि मेरी बेटी ने मुझे आवाज़ दी तो मेरी चीख निकल गई। मैं तो पहले से डरी हुई थी, इसकी अचानक आवाज़ देने पर मज़ीद डर गई। इतने में बाहर गेट पर दस्तक हुई तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किचन से गुजरकर, किचन के साथ आगे गेट था, किचन के सामने से गुजरकर गेट तक जाना पड़ता। दस्तक बार बार होने लगी तो मैंने धड़कते दिल पर काबू पाते हुए गेट तक गए। गेट खोला तो सामने आसिफ खड़े थे। क्या बात है, तुम ठीक तो हो? कब से दस्तक दे रहा हूँ। वो मेरी तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से बोले। नहीं, कोई बात नहीं। मैंने गेट बंद किया, उनके साथ चलने लगी। जब वो किचन के बिल्कुल सामने गए तो रुक गए। वाह जी, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। लगता है तुमने बिरयानी बनाई है। मैंने कोई जवाब न दिया तो उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं आंखें फाड़े उनको देख रही थी। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या बात है, बताओ। तुम मुझे काफ़ी परेशान लग रही हो। वो आसिफ, वो किचन में कोई है। मैंने डरते डरते कहा। कौन है किचन में? इतना कहा वो किचन में गए तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं आसिफ, यहाँ कोई औरत थी। वो रोटी बना रही थी, फिर सरगोशी कर रही थी। आसिफ, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने आसिफ का हाथ पकड़ लिया तो वो मुस्कुराने लगे। वाह, मैं अपनी प्यारी बीवी को बहुत बहादुर समझ रहा था, मगर तुम तो डरपोक हो। एक बार फिर मुस्कुराए और कहा, यार देखो, रात होती तो फिर भी मैं मान लेता कि तुम डर गई हो। अरे दिन के 12 बजे तुम डर गई, इसलिए कहता हूँ कि आराम किया करो। तुम हर वक्त घर के कामों में लगी रहती हो। रात को भी बच्चे तुम्हें नींद नहीं करने देते। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। चलो खाना खाते हैं, फिर तुम आराम करना। थोड़ी देर सो जाओगी तो अपने आप को फ्रेश महसूस करोगी। मैंने कहा, असवंत कब का सो रहा है, अभी जाग जाएगा, फिर वो कब सोने देगा मुझे। अरे जाने मन, तुम बच्चों की फिक्र ना करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ, बच्चों को देख लूँगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर खाना खाएं। हाँ ठीक है, तुम खाना निकालो, मैं मुंह हाथ धो लूँ। वो वॉशरूम में चले गए तो मैंने किचन में जाकर खाना निकाला तो इस वक्त मुझे ना कोई आवाज़ सुनाई दी और ना मैं डरी, क्योंकि अपने शौहर की बातों से मुझे काफ़ी तसल्ली हुई थी। आसिफ हाथ मुंह धोकर वापस आए तो मैंने कमरे से अपनी बेटी को भी बुलाया और हम खाना खाने लगे। मौसम तो गर्मी का था, मगर किचन के आगे सैन में जो दरख्त था उसकी ठंडी हवा सीधी किचन में आती थी, इसलिए हम अक्सर किचन में ही बैठकर खाना खाते थे। जब हम खाना खा चुके तो मेरे शौहर ने कहा, चलो अब तुम आराम करो। हम अंदर कमरे में आ गए। मैं बेड पर लेट गई, जबकि शौहर सामने चारपाई पे बैठे समन से बातें करने लगे और मुझे पता ही न चला कि कब मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गई। मेरे शौहर दोनों बच्चों को पास बिठाए आइसक्रीम खिला रहे थे। मेरी तरफ देखते हुए बोले, जाग गई? मैंने कहा, जी जाग गई। तो बोले, तुम सो रही थी, समन आइसक्रीम मांग रही थी तो मैंने बाहर दुकान से ले दी। तुम्हारे लिए भी ले आऊं? मैंने पूछा, क्या आप भी खाएंगे? हाँ मैं भी खाऊंगा। वो भाई आइसक्रीम लेने गए तो मैं मुंह हाथ धोने चली गई। उस वक्त मैं काफ़ी फ्रेश हो चुकी थी। मैंने दिल में सोचा कि आसिफ सच कहते थे कि आराम न करने की वजह से तुम्हें ये सब कुछ सुनाई देता है। फिर मैंने सहन के फर्श पर देखा तो ढेरों पत्ते गिरे हुए थे। मैंने सोचा, आसिफ अभी नहीं है, चलो झाड़ू लगा दूं। मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई, सारे पत्ते उठाकर कचरे दान में डाल दिए और झाड़ू एक साइड पर रख दी। जब मैं पीछे मुड़ी तो पत्ते पहले से भी ज्यादा फर्श पर ढेर लग चुके थे।
मैंने एक बार फिर झाड़ू ली और शुरू हो गई, लेकिन तीसरी बार तो फर्श कम नजर आ रहा था और पत्ते ज्यादा। मैं सोचने लगी, या अल्लाह, पहले तो इतने पत्ते नहीं गिरते थे, ये आज क्या हो रहा है। इतने में आसिफ आ गई। अभी मैं खड़ी कभी दरख्त पर कभी फर्श पर पड़े पत्तों को देख रही थी कि आसिफ ने पूछा, क्या हुआ है, क्यों ऐसे खड़ी दरख्त को घूरे जा रही हो। मैंने कहा, वो झाड़ू लगाई लेकिन ये पत्ते। उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, चलो चलो आइसक्रीम खा लो। मैं भी सर झटककर उनके साथ अंदर आ गई। हमने आइसक्रीम खाई और बच्चों को लेकर बाहर सैन में आ गई। क्योंकि शाम हो रही थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। हमने दरख्त के नीचे चारपाई बिछा दी और बैठकर बातें करने लगे। आसिफ की नज़र फर्श पर पड़ी तो वो बोली, यार तुम वैसे ठीक कहती हो, पत्ते बहुत गिरते हैं। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, ये जो शाखें आगे की तरफ है ये ज़्यादा कचरा करती हैं, इनको काट देता हूँ। मैंने कहा, हाँ ये आपने ठीक कहा है, काट दे इनको, फिर इतना कचरा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा, तुम ये चारपाई एक साइड पर करो, मैं अपने दोस्त फरूक के घर से आरी ले आता हूँ, फिर काटूंगा। मैंने कहा, ठीक है, आप आरी ले आए। फारूक का घर बिल्कुल साथ था। वो जल्दी वापस आ गए। फिर उन्होंने एक शाख काटी और फिर जब दूसरी शाख काटनी शुरू की जो कि काफ़ी बड़ी थी, आधा सैन इसी से ढका हुआ था। जो ही शाख कटी तो शाख के नीचे गिरते ही आसिफ के सफ़ेद कर्टन की सूट पर खून के कतरे नजर आने लगे। मेरे खौफ के मारे चीख निकल गई। आसिफ ने घबराकर मेरी तरफ देखा तो मैं थर थर कांप रही थी। उन्होंने आरी उधर ही फेंक दी और मेरे पास आए। क्या है, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। अरे क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। मैंने मुश्किल से आवाज़ निकाली, वो खून खून आपके कपड़ों पर। उन्होंने जब अपने कपड़े देखे तो जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए नजर आए। वो बोले, ये खून किधर से आ गया। वो भी कुछ परेशान दिखाई देने लगे। इतने में किचन से कुछ चीज़ गिरकर टूटने की आवाज़ आई। आसिफ किचन की तरफ बढ़ने लगे तो मैं भी उनके साथ गई। किचन में जाकर देखा तो कांच का जग टूटकर किची किची हो चुका था। इसे देखकर तो मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी वाला जग नीचे फर्श पर गैस के सिलेंडर के साथ ही मैंने रखा था। तो फिर ये कैसे टूट गया, जबकि आवाज़ तो ऐसे आई जैसे कोई ऊपर से चीज़ नीचे गिरकर टूटती है। मैंने रोते हुए आसिफ को जग के बारे में बताया तो आसिफ भी परेशान हो गए। यार तुम ठीक कहती हो, हम तो खाना खा के गए थे, जग तो यहाँ गैस के सिलेंडर के पास रखा हुआ था, फिर ये टूटा कैसे और ये खून कैसा है। या खुदाया, ये क्या माजरा है। अभी हम इसी बारे में सोच रहे थे कि मेरे बेटे असवंत की जोरदार चीख सुनाई थी। हम दोनों भागकर बाहर गए तो इसकी गर्दन चारपाई से नीचे लटकी हुई थी और वो बेहोश हो चुका था। मैंने उसको उठाया, आवाज़ें देने लगी, असवंत बेटा आंखें खोलो, मगर उस पर कोई असर ना हुआ तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। आसिफ ये देखो, मेरे असवंत को क्या हो गया है। आसिफ इससे बोलो ना आंखें खोले। मैं मुसलसल रोई जा रही थी। आसिफ ने मुझे तसल्ली दी, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, चलो हम उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद उसे कुछ इंजेक्शन लगाए और फिर बोला, ये साथ वाली मस्जिद में कारी सादिक साहब होंगे, उनसे दम करा के लाओ। मेरे ख्याल में बच्चा डर गया है। हम दोनों जल्दी से बाहर निकले। असवंत को आसिफ ने उठाया हुआ था, मैंने समन को। अभी हम मस्जिद के बाहर पहुंचे तो फारूक की कॉल आ गई, यार आसिफ किधर हो तुम? तुम्हारे घर का तो गेट भी खुला हुआ था और दरवाजे भी खुले हुए थे, किधर गए हो आप लोग? कम से कम दरवाजे तो बंद करके जाते। आसिफ ने कहा, यार असवंत की तबीयत खराब है, इसे लेकर आए हैं।
क्या हुआ असवंत को? रात को मैं आपके घर गया तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, फिर अचानक क्या हो गया उसे? फिर आसिफ ने जल्दी जल्दी सारी तफसीर उसे बताई तो उसने कहा, इस बात कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ, बाजार वाली मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ, आसिफ ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। हम मस्जिद में गए तो कारी साहब ने असवंत को देखा और दम करने लगे। इतने में फारूक भी हमारे पास आ गया। उसे देखकर मैं फूटकर रोने लगी। उसने मुझे तसल्ली दी और फिर कारी साहब से पूछने लगा तो कारी साहब ने कहा, मैंने दम कर दिया है, ये होश में आ जाएगा और पानी दम करके दे देता हूँ, इसे वक्फे वक्फे से पिलाते रहना। और फिर बोले, अगर आप जिस घर में रहते हो तो वो छोड़ दो तो अच्छा होगा, आपका बच्चा बुरी तरह से डर गया है, खुदा का शुक्र अदा करो कि उसकी जान बच गई है। हम वापस घर आए तो आसिफ ने कहा, फारूक, तुम्हारी भाभी ने मुझे भी बताया था कि किचन से कुछ आवाज़ें आती हैं, मगर मैंने सोचा शायद उसका वहम है, मगर अब पता चल गया है ये सच कहती थी, इसीलिए डर के मारे कांप रही थी। अब मैं इस घर में अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ सकता, इसलिए फारूक तुम कोई और घर देखो जल्द अज जल्द। मैं जब तक ये घर छोड़ नहीं देता मैं इनके पास घर में रहूँगा, मैं इनको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है आसिफ, मैं 2 दिन के अंदर कोई और घर देख लूँगा। फारूक ने हामी भर ली। इतने में असवंत को होश आ गया, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी कि लाल सुर्ख जैसे खून हो। मैंने घबराकर आसिफ से कहा, उसके आंखों को क्या हुआ, जरा देखो। आसिफ ने इशारा करके मुझे चुप करवा दिया। मैंने आसिफ से लेकर असवंत को अपनी गोद में लिटाया और उससे पूछने लगी, मेरा बेटा क्या खाएगा? मगर वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस सिर्फ मुंह की तरफ देख रहा था। मैंने जल्दी से अंदर फ्रिज से जूस निकाला तो उसने पीने से इनकार कर दिया। मैं बार बार उसका मुंह चूम रही थी। फिर आसिफ ने उसे दम किया हुआ पानी ज़बरदस्ती 2-3 कतरे पिलाया तो 10 मिनट के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो उसने आध गिलास जूस पी लिया और उठकर बैठ गया। मैंने और आसिफ ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई। तो फारूक ने उसे उठाया तो वो उसके पास चला गया तो हमने थोड़ा सुकून महसूस किया। फारूक भी उससे बहुत प्यार करता था क्योंकि वो माशाअल्लाह था ही बहुत खूबसूरत, सेहतमंद, मोटी मोटी आंखें, गोल मटोल चेहरा। वो 1 साल का नहीं लगता था, ऐसा मालूम होता था जैसे कोई 3-4 साल का बच्चा हो। जबकि मेरी बेटी भी बहुत प्यारी नाजुक सी गुड़िया थी, मगर वो इससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत था। मैं प्यार से उसे खान शहजादा कहती थी, मेरी जान था वो। फिर फारूक ने इसे मेरी गोद में दिया तो आसिफ ने कहा, चलो फारूक, हम किचन खाली कर देते हैं, खाने पीने का सामान अंदर कमरे में एक साइड पर रख लेंगे, अब मैं तुम्हारी भाभी को किचन में खाना नहीं बनाने दूंगा। फारूक ने कहा, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। दोनों ने सामान उठाकर अंदर कमरे में रख दिया। आसिफ ने मुझसे कहा, बस 2 दिन की बात है, फिर कोई और घर मिल जाएगा, हम चले जाएंगे। ठीक है, मैंने जवाब दिया। चलो भाभी, लाओ असवंत को मेरे हवाले कर दो, आप अच्छी सी चाय पिला दो। मैंने मुस्कुराते हुए असवंत को फारूक के हवाले किया और खुद अंदर कमरे में जाकर चाय बनाने लगी। मैं चाय बनाकर कप में डालने लगी तो फारूक ने कहा, भाभी असवंत सो गया है। तो मैंने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ डाल दो। मैं चाय लेकर बाहर आई, हमने चाय पी और मैं कप धोकर अंदर रखने गई तो असवंत के मुंह से आवाज़ आ रही थी जैसा कि आहिस्ता आहिस्ता रो रहा हो। मैं जल्दी से आगे बढ़ी तो देखा असवंत छत को घूर रहा था और आवाज़ भी निकाल रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, असवंत मेरा चांद क्या कर रहा है?
आजा अपनी मामा के पास। मगर उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस छत को घूरता रहा। मैंने आसिफ को जाकर बताया तो वो भाग कर आए। उन्होंने उसे उठाया। बस उठाने की देर थी कि वो दाढ़े मार मार कर रोने लगा। हमने बहुत कोशिश की उसे चुप करवाने की, मगर चुप ना करवा सके। वो बार बार छत को घूरता और जोर जोर से रोता। फारूक ने जल्दी से दम किया हुआ पानी उठाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और ज़बरदस्ती पानी उसके मुंह में डाला। पानी डालने की देर हुई कि वो बेहोश हो गया और बुखार से उसका जिस्म ऐसे तप रहा था कि जैसे आग हो। मैं उसे देखकर रोई जा रही थी और अपने बेटे के लिए दुआ मांग रही थी। फारूक ने कहा, आसिफ एक पीर है जो ऐसे काम का माहिर है, हम कल उसके पास जाएंगे। मेरे पास उसका फ़ोन नंबर भी है। मैं तकरीबन 2-3 बार उससे मुलाकात कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है उसके पास जाने से असफन ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, फारूक तुम इसे कॉल करो, हम अभी इसके घर जाएंगे। इस टाइम रात के 9 बजने वाले थे। फारूक ने कॉल की और सारी बात उसको बताई तो उसने कहा, सुबह 8 बजे से पहले तुम इसे मेरे पास ले आना और इस बच्चे को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। मैं आपका काम ज़रूर करूँगा। रात के 12 बजे का टाइम था जब किचन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर आसिफ की तरफ देखा। आसिफ ने कहा, ये तो किचन के दरवाजे की आवाज़ है। फिर दोबारा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। हम कमरे के दरवाजे में जाकर खड़े हो गए। इतने में दरख्त के साथ मुझे कोई साया सा दिखाई दिया। मैंने आसिफ से कहा, वो देखो दरख्त के पास क्या है। आसिफ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और हमें भी अंदर चलने को कहा और खुद भी अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत खौफज़दा थी, दिल धड़क रहा था। हम बैठ गए तो हमारे कमरे के दरवाजे पर खटखट खटखट होने लगी, जैसे कोई आराम से उंगली से दस्तक दे रहा हो। आसिफ ने कहा, तुम बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। मैंने ज़ोर से आसिफ का हाथ पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। आसिफ, खुदा के लिए ना जाओ, कोई चीज़ होगी आपको मार देगी। मैं बिलक बिलक कर रोने लगी तो आसिफ बैठ गए। चलो आप चुप करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। अचानक दरवाज़ा हिलना शुरू हो गया, जैसे कि ज़लज़ला आ गया हो। हमने कलमा पढ़ना शुरू किया कि अचानक असफन ने चीख मारी और धड़कना शुरू हो गया। वो मुसलसल छत को देख देख कर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने कहा, आसिफ उसके दूध वाला फीडर मुझे उठा दो, सामने चारपाई पे रखा है, मैं इसे दूध दे दूँ। आसिफ ने पूरा कमरा छान मारा मगर फीडर ना मिला। आखिरकार तंग आकर मैंने ग्लास में दूध डालकर उसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने दूध का एक कतरा नहीं पिया। मैं बार बार उसे अपने सीने से लगाती, उसे चुप करवाने की कोशिश करती, मगर सब कुछ बेकार। वो छत की तरफ देखते देखते अचानक मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे किसी बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला है। मेरी तरफ देखते देखते वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने झुककर उसे प्यार किया तो काफ़ी देर तक देखता रहा। मैंने कहा, असफन बेटा, असफन बेटा, बोलो ना, क्या हुआ है मामा की जान को। इतने में उसकी नाक से खून निकला और उसने ज़ोर की सांस ली। बस वो उसकी आखिरी सांस थी। मैंने कहा, आसिफ ये देखो, खून असफन की नाक से निकला है। आसिफ ने मुझसे लेकर उसे गौर से देखा और फिर उसकी खुली हुई आंखें बंद कर दी। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? और आसिफ के मुंह से जो कुछ निकला वो मेरे बर्दाश्त से बाहर था। असफन फौत हो गया है। फिर तो मुझे होश ना रहा। मेरी चीखों से साथ वाले हमसाए भी दौड़े आए। फारूक के घर वाले भी आ गए। सब मुझे चुप करवा रहे थे, सब मुझे देख देख कर रो रहे थे, मगर मैं अपने बेटे असफन को आवाज़ें दे रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। आज ना वो
जूस मांग रहा था, न दूध, न आइसक्रीम। वो बिल्कुल खामोश हो गया था, गहरी नींद सो रहा था। आसिफ मुझे गले लगाकर चुप करवा रहे थे, मगर मैं किसी की नहीं सुन रही थी। मैंने चारपाई से अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में रखा। मैं बार बार उसके जिस्म को छूकर देखती, क्या पता मेरा बेटा बेहोश हो। मोहल्ले की एक औरत ने मेरे सर पर हाथ रखा। बेटी हौसला रखो, खुदा की चीज थी, उसने ले ली। अपनी बेटी को देखो, वो तुम्हें देख देख कर रो रही है। मैंने देखा समन मेरे पास खड़ी रो रही थी और मामा कह रही थी। मैंने उसे गोद में उठाया। बस उसके बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो असफन के जाने की तैयारी हो चुकी थी। उसे गुस्ल दे दिया गया। मेरे ससुराल वाले और रावलपिंडी से मेरे अम्मी अब्बू सब आ गए थे। बस नहीं रहा तो सिर्फ मेरा बेटा, मेरा शहजादा। गुस्ल के बाद पता चला कि असफन के गर्दन पर निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो, और आंखों के आगे काले स्याह धब्बे नजर आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद सब उसे मनो मट्टी तले अकेला छोड़कर वापस आ गई। मेरे अम्मी अब्बू और ससुराल वालों ने बहुत इशरार किया कि चलो हमारे साथ, मगर मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती थी। 5 दिन के बाद सब वापस चले गए। आसिफ मेरा बच्चों की तरह ख्याल रखते। आसिफ ने भी मुझे कहा चलो रावलपिंडी चले जाते हैं, मगर मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ के घर के साथ ही मेरे असवन की कब्र थी। मैं इससे दूर नहीं जाना चाहती थी। मेरे बेटे को फौत हुए अभी 10 दिन हुए थे कि मैं वॉशरूम से बाहर 2 कदम आगे चली कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। मैंने डरकर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई न था। मैं आगे चल पड़ी। अभी मैंने कमरे के दरवाजे में कदम रखा ही था कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मेरे मुंह से खौफनाक चीख निकली और मैं दरवाजे में ही गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत तेज बुखार था, लेकिन मेरे सामने एक बुजुर्ग नूरानी चेहरा लिए बैठे थे। उन्होंने पूछा, अब तबीयत कैसी है बेटी? मैंने कहा, ठीक हूँ बाबा जी। फिर फारूक ने तारुफ करवाया, ये पीर साहब है, हुसैन अहमद। फिर मुझे इल्म हो गया ये वही पीर है जिनको फारूक जानता है। उन्होंने पूरे घर का जायजा लिया और फिर 3 तावीज़ बनाए, एक मेरे लिए, एक मेरी बेटी समन के लिए, एक मेरे शौहर आसिफ के लिए। तावीज़ देते हुए उन्होंने कहा, किसी भी हाल में तावीज़ गले से ना निकालना, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। और मेरी तरफ देखकर बोले, तावीज़ पास रखोगी, इसके बाद तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। वो चले गए। हमने तावीज़ गले में डालिए। ना कोई वाक़या हुआ, ना आवाज़ आई और ना मुझे डर लगा। तकरीबन 1 माह के बाद हमने कुरान पाक का ख़त्म करवाया। काफ़ी मेहमान आए थे, हमारे अपने भी आए हुए थे। एक दिन रहकर जब सब वापस गए तो मैं गेट के बाहर खड़े उनको ज़्यादा देख रही थी। जब वो आंखों से ओझल हुए तो मैं और आसिफ वापस गेट से अंदर आने वाले थे कि समन की चीख की आवाज़ आई। हम परेशान हो गए। समन हमारे साथ बाहर खड़ी थी, फिर अंदर कब आई? हम भागकर अंदर आए तो समन दरात के नीचे बेहोश पड़ी थी। फिर तो मुझे होश न रहा। मैंने पागलों की तरह रोना शुरू कर दिया। एक बेटा छोड़कर चला गया था और अब बेटी भी हाथों से निकल रही थी। आसिफ ने उसे उठाया, अंदर कमरे में ले गए। फिर फारूक को कॉल की तो उसने पीर साहब को बुलाया। आधे घंटे के बाद पीर साहब आ गए। उन्होंने समन की हालत देखी तो परेशान हो गए। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, पीर साहब मेरी बेटी को बचा लें, खुदा के लिए। मैं रो रो कर उनकी मिन्नत कर रही थी। उन्होंने मुझे हौसला दिया, कुछ नहीं होगा, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उन्होंने समन के गले में देखा तो तावीज़ नहीं था, यानी तावीज़ गायब था।
उन्होंने बाहर दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठकर कुछ पढ़ना शुरू किया। आसिफ समन को लेकर उनके पास बैठ गए। 2 घंटे तक वो पढ़ते रहे। अचानक समन ने आंखें खोल दी तो बेर साहब ने पूछा, क्या चाहती है तू? समन ने बोलना शुरू कर दिया। समन के अंदर से किसी और औरत की आवाज़ आ रही थी, मैं सबको मार दूंगी, इनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पीर साहब ने पूछा, क्यों ऐसा क्या कर रही है? क्यों ऐसा क्या कर दिया है इन्होंने? उसने कहा, इस किचन और इस दरख्त पर हमारा बसेरा है। फिर बोली, इसने दरख्त काटा और साथ मेरे बेटे की टांग काट दी। मेरी 2 बेटियां थी और सिर्फ एक बेटा था, इसलिए मैंने इनके 2 बेटों को मार दिया। अब बेटी को भी मार दूंगी, फिर इन दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पीर साहब ने कहा, तुम्हारा बेटा किधर था जब उसकी टांग कटी? तो वो बोली, दरख्त के ऊपर बैठा था। तुम्हारे बेटे की कितनी उम्र है? 7 साल है, अब वो चल नहीं सकता। पीर साहब ने कहा, तुमने बेटे की टांग का बदला उनके बेटे को मार कर लिया है, अब ऐसा कोई काम न करना। क्यों ना करूंगी? पीर साहब जो बात करते वो इनकार कर देते। उसकी बात सुनकर खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरा हल्क खुश्क हो चुका था। मैं मुसलसल कांप रही थी। पीर साहब जब थक गए तो उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब फूंक मारी तो वो चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पीर साहब ने कहा, अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो पीर साहब को खुदा का वास्ता देने लगी, मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगी। पीर साहब ने उसे उसके बच्चों समेत अपने कब्जे में कर लिया तो समन को होश आ गया। वो उठी और कहने लगी, पापा आइसक्रीम खाऊंगी। मैंने और मेरे शौहर ने उसकी पेशानी चूमी, उसे सीने से लगाया। पीर साहब ने कहा, अब तुम आराम से रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर मैंने कहा, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। फिर हम वो घर छोड़कर रावलपिंडी आ गए, किराए के मकान में रहे। फिर 1 साल के बाद हमने अपनी जगह ले ली और अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर बना लिया। फिर मुझे खुदा ने एक और बेटी अता की, जिसका नाम हमने ईमान रखा। पता है मेरी बेटी कैसी है? बिल्कुल मेरे बेटे असद की तरह। वही खूबसूरत चेहरा, वही आंखें, इसी तरह सेहतमंद। अब मुझे भी अपने खान शहजादे की याद आती है तो दिल खून के आंसू रोता है। फिर भी मैं अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगा लेती हूँ। और आपको पता है वो प्यारा सा बच्चा किसका था? वो आपकी अपनी बहन शानजा ऐवान का बेटा था। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे। आमीन।